आज की क्लास में हम सीखेंगे स्टेप्स इन मोदी मेथड। फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या होता है, फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। हम जानते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल होते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल भी कहते हैं। सेकंड होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। थर्ड होता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे हम वैम भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा है कि आपको कौन से मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम हमेशा वैम मेथड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो नियरेस्ट टू ऑप्टिमलिटी होता है। और ये भी पॉसिबिलिटी रहती है हमारे पास कि वो आपको इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट करके ही दे दे और आपको सिर्फ उसके ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने को बोला जाए। ठीक है, तो दोनों केसेस हमारे पास पॉसिबल रहते हैं कि आपको इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो, आपको सिर्फ उसकी ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करना है। जब हम अपना इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने से पहले हमें चेक करना होता है कि हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है या नहीं। अगर वो नॉन डीजेनरेट है तभी हम उसकी ऑप्टिमलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। इन केस वो नॉन डीजेनरेट नहीं है, मींस डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, तो सबसे पहले हमें उस डीजेनरेसी को रिमूव करना होगा। मींस अपने डीजेनरेट सॉल्यूशन को नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम उसके ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। तो नॉन डीजेनरेसी चेक करने के लिए हमें पता है, हम अपने सॉल्यूशन में 2 प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, m + n - वैल्यू शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, और प्रॉपर्टी नंबर 2, हमारी जो एलोकेशन है वो इंडिपेंडेंट पोजीशंस में होनी चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें अपनी सॉल्यूशन में मिल रही है, तो हम कहेंगे हमारा सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट है। तो जब हमें हमारा नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर हम क्या करेंगे, हमें मोदी मेथड लगाना है। तो मोदी मेथड में सबसे पहले हम एलोकेटेड सेल्स के लिए काम करेंगे। एलोकेटेड सेल्स के लिए हम क्या काम करते हैं, हम यूए और वीजे की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं फॉर ईच एलोकेटेड सेल। ठीक है, हमारे जितने भी एलोकेटेड सेल्स हैं उनके हम क्या करेंगे, यूए और वीजे की वैल्यूज निकालेंगे। यूए की वैल्यूज हम निकालते हैं फॉर ईच रो, और वीजे की वैल्यूज हम निकालते हैं फॉर ईच कॉलम। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मुला अवेलेबल होता है, CIJ = UI + VJ। CIJ का मतलब है कॉस्ट ऑफ एलोकेटेड सेल। इनिशियली हम यूए और वीजे की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यूआई और वीजे दोनों में से किसी एक की वैल्यू को 0 मान लेंगे। आप चाहो तो किसी भी यूआई की वैल्यू को 0 मान सकते हो, आप चाहो तो किसी भी वीजे की वैल्यू को 0 मान सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड यही रहता है कि आप हमेशा उस यूआई या वीजे की वैल्यू को 0 मानो जहां पे आपको मैक्सिमम एलोकेशन मिल रही है। आप रो और कॉलम्स में देखो कहां पे आपको मैक्सिमम एलोकेशन मिल रही है। अगर आपको किसी रो में मैक्सिमम एलोकेशन मिल रही है, तो जिस रो में आपको मैक्सिमम एलोकेशन मिल रही है उस रो की यूआई की वैल्यू को आप 0 मान लो। और अगर आपको कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन मिल रही है, तो जिस कॉलम में आपको मैक्सिमम एलोकेशन मिल रही है उस कॉलम की वीजे की वैल्यू को आप 0 मान लो। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अपनी यूआई और वीजे की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास इनिशियल हमारी यूआई और वीजे की वैल्यूज निकल आएंगी। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, जो फर्दर हमने यूआई और वीजे की वैल्यूज निकालनी है, वो हमारे पास ये जो फॉर्मुला अवेलेबल है CIJ = UI और VJ, इसे हम यूज करते जाएंगे और अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाएंगे। और यूआई और वीजे की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अब हमें काम करना होता है अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम डेल्टा IJ वैल्यूज भी कहते हैं। ये हम किनके लिए कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं फॉर हमारे अनऑक्युपाइड सेल्स। ये हमारे कौन से सेल्स होते हैं, ये हमारे वो वाले सेल्स होते हैं जहां पे हमने एलोकेशन नहीं करी होती, जिन्हें हम एम्प्टी सेल्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मुला यूज करते हैं, डेल्टा IJ = CIJ - UI + VJ। CIJ का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ अनएलोकेटेड सेल्स। और यूआई और वीजे की वैल्यूज कहां से आएंगी, जो हमने अभी ऊपर कंप्यूट करी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने डेल्टा IJ की वैल्यू निकालते हैं फॉर ईच अनऑक्युपाइड सेल्स या अनएलोकेटेड सेल्स। जब हमारे पास डेल्टा IJ की वैल्यूज आ जाती है, तो नेक्स्ट हम इन्हीं डेल्टा IJ की वैल्यूज के बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर हमारे सभी अनऑक्युपाइड सेल्स की डेल्टा IJ की वैल्यू जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट > 0 आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो करंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। इससे हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल जाएगी वो हमारी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर हमारे पास हमारे किसी एक भी अनऑक्युपाइड सेल में डेल्टा IJ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है, वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। जिस सेल में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है डेल्टा IJ की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ रही है, उस सेल में हम इंप्रूवमेंट करेंगे। इंप्रूवमेंट करने का मतलब उस सेल में हम क्वांटिटी की शिफ्टिंग करेंगे। अब ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके पास मोर देन 1 अनऑक्युपाइड सेल जैसे आ रहे होंगे, जहां पे आपके पास डेल्टा IJ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ रही है। उस केस में हम कौन सा अनऑक्युपाइड सेल सेलेक्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट, हम वो वाला सेल सेलेक्ट करेंगे जहां पे हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। वहां जहां पर हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी वहां पर हम इंप्रूवमेंट करेंगे। इंप्रूवमेंट करने का मतलब वहां पे हम क्वांटिटी की शिफ्टिंग करेंगे। अब जो अपने सॉल्यूशन को इंप्रूव करते हैं, जो क्वांटिटी की शिफ्टिंग करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अनऑक्युपाइड सेल है जहां पे हमें क्वांटिटी की शिफ्टिंग करनी है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम एक लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस अनऑक्युपाइड सेल से हम लूप ड्रॉ करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि हमारी जो लूप होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा अनऑक्युपाइड सेल होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी सेल्स उसमें यूज होते हैं लूप बनाने में, वो हमारे एलोकेटेड सेल्स होते हैं। तो हम लूप बनाना स्टार्ट करेंगे उस अनऑक्युपाइड सेल से जहां पे हमें क्वांटिटी की शिफ्टिंग करनी है। और ये जो हमारी लूप बनेगी, ये किसके ऊपर बनेगी, ये हमारे एलोकेटेड सेल्स के ऊपर बनेगी। और इस लूप फॉर्मेशन में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का यूज करेंगे, कभी भी हम डायगोनल लाइंस का यूज नहीं करते। हमारे लूप के जो टर्निंग पॉइंट्स हो गए, जहां पे भी हम टर्न करेंगे हमेशा हम एलोकेटेड सेल्स से करेंगे। ठीक है, और कभी भी हम लूप बनाते समय 3 कंसेक्यूटिव सेल्स को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जब हमारी लूप बन जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी लूप बनाई है उसके ऊपर हम प्लस माइनस अल्टरनेट साइन असाइन करेंगे। मैंने आपको लूप फॉर्मेशन वाली क्लास में बताया था कि जो हमारा अनऑक्युपाइड सेल होता है, जहां से हम लूप बनाना स्टार्ट करते हैं, वहां पे हम हमेशा प्लस साइन असाइन करते हैं, और आगे पाथ में जितने भी हमें एलोकेटेड सेल्स हमने यूज करे होते हैं वहां पे हम प्लस माइनस अल्टरनेट साइन असाइन करते जाते हैं। जब हम प्लस माइनस के साइन असाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सेल्स हमारे जहां पे हमने माइनस साइन असाइन करे हैं। जहां पर हमने माइनस साइन असाइन करे होते हैं उन सेल्स में हम देखते हैं कि उन सेल्स में क्वांटिटी कितनी एलोकेट करी हुई है। ठीक है, उनमें से जो लीस्ट क्वांटिटी होती है उसे हम सेलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शिफ्टिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, जिन जिन सेल्स में हमने माइनस साइन असाइन करे हुए हैं उन सेल्स में हम देखेंगे कि ऑलरेडी कितनी क्वांटिटी एलोकेट करी हुई है। तो वहां पे जहां पे हमें मिनिमम क्वांटिटी मिल रही होगी उस क्वांटिटी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और वही हमारी क्वांटिटी होगी जो हमें शिफ्ट करनी है। फिर हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद हमारी लूप में जहां जहां पे हमने प्लस साइन असाइन करे हैं
उन सेल्स में जो क्वांटिटी दी गई है वहां पे इस क्वांटिटी को ऐड करते जाएंगे, और जिन सेल्स में हमने माइनस साइन असाइन करे हैं उन सेल्स में जो क्वांटिटी एलोकेट करी हुई है वहां पे हम ये सिलेक्टेड क्वांटिटी को लेस करते जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपनी क्वांटिटी को शिफ्ट करते हैं या अपने सोल्यूशन को इंप्रूव कर देते हैं। तो क्वांटिटी को शिफ्ट करने के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक इंप्रूव्ड बेसिक फिजिकल सोल्यूशन निकल के आ जाता है, या अदर वर्ड बोलूं एक नया बेसिक फिजिकल सोल्यूशन निकल के आ जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें फिर से वही स्टेप्स रिपीट करने होते हैं। हम यू और वीजे की वैल्यूज निकालते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं, फिर डेल्टा जी की वैल्यूज देखते हैं। हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, हम कहेंगे कि हम अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव कर चुके हैं, और वहां पर जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल के आई है हमारी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर मुझे डेल्टा जी की वैल्यू माइनस मिल रही है तो तब तक मैं अपने सोल्यूशन को इंप्रूव करता जाऊंगा जब तक मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी शुरू नहीं हो जाती। और जब हमारे पास सभी डेल्टा जी की वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है, जिन अदर वर्ड्स कहूं हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है, और उसके साथ जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल के आ रही है वो हमारी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। होपफुली आपको ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।